Hello students, welcome back to my channel Bright Aspirants. Hope you all are doing good. My name is Jyoti Sani. In this video, I'm going to cover you the topic that is leverages, its type, operating leverage, financial leverage and the type of risk. Okay, then we'll start with the topic that is meaning of leverage. So basically अगर नॉर्मल टर्म्स में पूछा जाए कि लेवरेजेस होती क्या हैं आपकी, तो देखो अगर आप चलो इसी के टर्म से चलते हैं पहले। Leverage refers to the ability of a firm in employing long-term funds having a fixed cost to enhance return to the owners. इसमें होता क्या है कि जो एक कोई बंदा है वो कहीं से कोई पैसा उठा रहा है। अब वो पैसा इसलिए उठाता है कि उससे जो उसका प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट से वो क्या कर सकता है, जो उसने किसी भी जो पैसा निकाला है उसको तो वो वापस कर ही देगा, बाद में अपना प्रॉफिट भी कमा लेगा। सपोज आप बोल सकते हो जैसे कि व्हेन यू गॉट द अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट, बट आपके पास पैसा नहीं लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटीज है, तो आपको लगता है कि इस अपॉर्चुनिटी को मुझे ग्रैब करना चाहिए, तो आप क्या करोगे, मार्केट में से पैसा उठा लोगे उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए। आपने मार्केट से 10 लाख रुपए उठा लिए, उस अपॉर्चुनिटी को फिलफिल किया क्योंकि आप श्योर हो इस चीज़ में कि यहाँ पैसा लगाने से मेरा जो रिटर्न मैं कमाऊंगा, मैं अपना पैसा भी यहाँ से चुका दूंगा और मैं अपना प्रॉफिट भी यहाँ पर कमा लेंगे, तो दैट इज लेवरेज। अगर इसकी कोई दूसरी डेफिनेशन बताऊं तो आप बोल सकते हो जैसे व्हेन वन यूजेस बोरोड फंड्स फॉर फंडिंग द एक्विजिशन ऑफ एसेट्स इन द होप्स दैट द इनकम ऑफ द न्यू एसेट्स और कैपिटल गेन वुड सरप्राइज द कॉस्ट ऑफ बोरिंग। यानी कि कोई भी एसेट को उठाने के लिए जब हम कोई पैसा उधार ले लेते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि उस उधार लिए पैसे को हम उससे उससे जनरेट की हुई इनकम से अपनी बोरिंग कर्ज को भी चुका सकते हैं और अपना प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, तो दिस इज नोन एज योर लेवरेज। इन अदर वर्ड्स देखोगे आप, लेवरेज इज द अमाउंट ऑफ डेब्ट दैट अ फर्म यूजेस टू फाइनेंस इट्स एसेट्स। अपने एसेट्स को फाइनेंस करने के लिए जो डेब्ट यानी कि जो उधार उसने लिया है यहाँ पर। अ फर्म विद अ लॉट ऑफ डेब्ट इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर सेड टू बी हाईली लीवर्ड। जितनी ज़्यादा डेब्ट होगी आपकी कंपनी के अंदर, कैपिटल स्ट्रक्चर में जितना ज़्यादा कैपिटल स्ट्रक्चर यानी कि आपकी कंपनी का जो फाइनेंस है उसके अंदर जितना ज़्यादा डेब्ट उधार होगा उतनी ही फर्म आपकी हाईली लीवर्ड होगी। एक बार बोला जाता है कि डेप्ट ज़्यादा होना चाहिए अपनी कंपनी में और इक्विटी कम होनी चाहिए। इसकी डेप्ट और इक्विटी की रेशो एक क्वेश्चन में आ जाती है कई बार, तो हमेशा 2:1 की होती है कि 2 डेप्ट होना चाहिए और इक्विटी शेयर होल्ड इक्विटी जो होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए आपकी। तो बेसिकली डेप्ट ज़्यादा होना चाहिए। द फर्म विद, और अगर कोई फर्म के पास हाईली डेप्ट है तो हाईली लीवर्ड, डेप्ट नहीं है तो अनलीवर्ड फर्म बेसिकली। The term levered is general refers to the relationship between two interrelated variables. In financial analysis, it represents the influence of one financial variables over some other related financial variables. These financial variables may be, अब देखो यहाँ पर क्या ये interrelated relation होता है आपका variables के अंदर। variables आपके कौन कौन से हो सकते हैं, cost, output, sales, revenue, earning before इंटर टैक्स, अर्निंग पर शेयर। तो इनके बीच में क्या है, रिलेशनशिप है, क्योंकि हर एक चीज़ के ऊपर आपकी डेप्ट का फर्क पड़ता है। यहाँ पर आपकी कंपनी अगर एक टाइम पर डेप्ट ले रही है वो अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर वो एक्स्ट्रा में डेप्ट लेगी यहाँ पर तो ऑब्वियसली बात है, जब सामने वाले जो इन्वेस्टर्स है उनको कहीं ना कहीं लगेगा कि पैसा बहुत ही ज़्यादा क्या ले रही है कंपनी जिसमें हमने इन्वेस्ट किया हुआ है, बहुत ज़्यादा लोन ले रहे हैं यहाँ पर। तो हो सकता है वो एक पॉइंट के बाद अपना जो रिस्क है उनका बढ़ेगा, उनको लगेगा कि भाई कल को अगर कंपनी हमारा पैसा वापस नहीं दे पाई या फिर जिससे लोन लिया हुआ है उसको नहीं दे पाई तो कंपनी तो इंसॉल्वेंट होने के चांसेस है यहाँ पर इसके। तो वो अपना जो रिटर्न होता है ना उसको भी बढ़ा देता है। इक्विटी शेयरहोल्डर्स, अगर इक्विटी शेयरहोल्डर्स को लगेगा कि भाई बहुत ही ज़्यादा डेप्ट बढ़ाता जा रहा है तो ये जो अपना रिस्क है ये इसका रिस्क भी बढ़ेगा, तो जो रिटर्न की डिमांड कर देगा ये भी क्या करता है कई बार बढ़ा देता है कि मुझे ज़्यादा रिटर्न चाहिए क्योंकि कंपनी तुम बहुत ज़्यादा डेप्ट ले रही हो जिसकी वजह से मेरा रिस्क है, मैं भी बहुत ज़्यादा रिस्क उठा रहा हूँ यहाँ पर। तो इसलिए डेप्ट भी एक सीमा तक ही आपका अच्छा होता है लेना। द कंसेप्ट ऑफ लेवरेज हैड्स इट्स ओरिजिन इन साइंस। इसे साइंस के उसमें से इसका तो कोई वो नहीं है। इट इन्फ्लुएंस वन फोर्स ओवर अनदर सिंस फाइनेंशियल टर्म्स आर इंटर रिलेटेड, चेंज इन वन कॉज चेंज इन प्रॉफिट। ऑब्वियसली बात है, जितने भी आपके फाइनेंशियल आइटम्स होते हैं वो सारे के सारे इंटर रिलेटेड होते हैं। एक में चेंज करने का मतलब है आपके प्रॉफिट में चेंज होना। डेप्ट भी आपके फाइनेंशियल आइटम है, डेप्ट को आप बढ़ाओगे तो प्रॉफिट में भी आपका चेंज होगा, या तो प्रॉफिट बढ़ भी सकता है प्रॉफिट घट भी सकता है आपका। तो इसमें इतना ही होता है आपका। द मेजर ऑफ दिस सेंसिटिव इज एक्सपेक्ट एज अ रेशो एंड द चेंज इन डिग्री ऑफ लेवरेज। इसको जो मेजर करने के तरीके होते हैं आपके उनको आप बोलते हो डिग्री ऑफ लेवरेजेस। इसमें आगे आपको दो तरीके की लेवरेज पता लगेगी। पहले चलो देखो एनालिसिस ऑफ लेवरेजेस।
इसमें दो चीज़ें होंगी आपके, पहले तो दो टाइप के रिस्क होंगे, बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। फिर जो आपकी टाइप होती है, टाइप में आता है आपका ऑपरेटिंग फाइनेंशियल लेवरेज। एक क्वेश्चन आप यहाँ से एक्सेप्ट करके चलोगे कि टाइप्स ऑफ लेवरेजेस यानी कि ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लेवरेजेस में से आपका एक क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। पहले देखो बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है आपका। बिजनेस रिस्क क्या होता है, इट रेफर्स टू द रिस्क एसोसिएटेड विद द फर्म्स ऑपरेशन, फर्म के ऑपरेशन से जितनी भी आपका रिस्क जुड़ा रहेगा, दैट इज कॉल्ड योर बिजनेस रिस्क। इट इज द अनसर्टेनिटी अबाउट द फ्यूचर ऑपरेटिंग इनकम। ऑब्वियसली बात है, आपके बिजनेस के अंदर किसी भी तरीके की कभी भी कोई भी अनसर्टेनिटी हो सकती है। हाउ well can the operations income is predicted. Business risk can be measured by the standard deviation of the basic earning power ratio. आप इस पहली बात तो हम किसी भी चीज़ को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि फ्यूचर इज सो मच अनसर्टेन, हाउ वी कैन नॉट प्रेडिक्ट अबाउट द फ्यूचर कि क्या होने वाला है, अगले सेकंड में क्या हो जाएगा, अगले मिनट में क्या हो जाएगा, तो अनप्रेडिक्टेबल होता है। लेकिन एक कुछ हिस्से होते हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, बोल सकते हो कि पॉसिबिलिटी के चांसेस हम बता सकते हैं। बिजनेस रिस्क को आप कैसे मेजर कर सकते हो कि जो आपकी बेसिक अर्निंग पावर होती है, बेसिक अर्निंग पावर रेशो है बिजनेस की, वो क्या चल रही है, हर साल कितनी है। तो एटलीस्ट पता लगा था अगर कुछ नेचुरल कैलामिटी आई, कोई रिस्क आया भी, तो एटलीस्ट आप कितने अगले टाइम तक सर्वाइव यहाँ पर कर जाओगे। तो ये होते हैं आपके बिजनेस रिस्क को मेजर करने का तरीका। फाइनेंशियल रिस्क क्या होगा आपका, इट रेफर्स टू द एडिशनल रिस्क प्लेस्ड ऑन द फर्म शेयर होल्डर एज अ रिजल्ट ऑफ डेप्ट यूज। कंपनी जितना ज़्यादा डेप्ट यूज़ करती है आपकी, उसकी वजह से जो आपकी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनके रिस्क पर क्या फ़र्क पड़ता है, दैट इज़ नोन एज योर फाइनेंशियल रिस्क। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड योर एडिशनल रिस्क। क्यों, क्योंकि बिजनेस रिस्क तो आपको ऑलरेडी है ही है, बिजनेस रिस्क के अलावा आपकी फाइनेंशियल रिस्क यानी कि जो डेप्ट की वजह से जो रिस्क अराइज होता है, दैट इज़ नोन एज योर फाइनेंशियल रिस्क। The additional risk of a shareholder bears when a company uses debt in addition to equity financing। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो एडिशनल रिस्क कैसे होगा कि शेयर होल्डर्स को बियर करना पड़ता है। जो फाइनेंशियल रिस्क होता है वो सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर्स इनको बियर करते हैं, क्योंकि कंपनी क्या कर रही है, जो अपना डेप्ट है उसको ऐड किए जा रही है, लेती जा रही है डेप्ट को। यहाँ पर कंपनीज दैट इशूज मोर डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स वुड हैव हायर फाइनेंशियल रिस्क, यानी कि आप बोल सकते हो हाई डेप्ट, हाई फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंस को मोस्टली एंटायरली बाय द इक्विटी, और जो मेनली सबसे ज़्यादा कौन इनको उठाता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं, इनको सबसे ज़्यादा बियर करना पड़ता है फाइनेंशियल रिस्क। तो ये होते हैं आपके बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क। डिफरेंस देख लेते हैं एक बार बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क में। मीनिंग बिजनेस रिस्क जो होता है वो आपके फर्म के ऑपरेशन से एसोसिएटेड रहता है आपके, और उसके अंदर क्या होगा, जो आपका फ्यूचर होता है वो अनसर्टेन होता है, आप उसके अंदर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि बिजनेस में कुछ भी हो सकता है, अनप्रेडिक्टेबल होता है बिजनेस रिस्क आपका। और जो फाइनेंशियल रिस्क होता है ये एडिशनल रिस्क होता है कि बिजनेस रिस्क तो एक बिजनेस में रहता ही रहता है, उसके साथ एक एडिशनल रिस्क ऐड हो जाता है जिसको आप बोलते हो फाइनेंशियल रिस्क, जो किसको उठाना पड़ता है, सबसे ज़्यादा इक्विटी शेयर होल्डर्स को उठाना पड़ता है। किसकी वजह से, क्योंकि आप डेप्ट की वजह से, डेप्ट फंड को यूज़ करने की वजह से आपके फाइनेंशियल रिस्क राइज होता है। मेजरमेंट, इसको मेजर कैसे कर सकते हो आप, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बेसिक अर्निंग पावर, इसके थ्रू आप मेजर कर सकते हो। इसको मेजर कर सकते हो आप रेशोज के थ्रू, जैसे कि लेवरेज मल्टीप्लायर, डेब्ट टू एसेट की रेशो की हेल्प से। लिंक टू, ये लिंक होता है आपके इकोनॉमिक क्लाइमेट, नेचर ऑफ बिजनेस की वजह से आपके जो ये रिस्क अराइज होगा, और ये होता है आपके डेप्ट की वजह से। रिडक्शंस क्या होगी, एवरी फर्म वुड बी सस्पेक्टेबल टू बिजनेस रिस्क ड्यू टू चेंज इन द ओवरऑल इकोनॉमिक क्लाइमेट एंड बिजनेस। आप इसमें कैसे रिड्यूस कर सकते हो अपने बिजनेस को, कुछ सक्सेप्टेबल आपके यानी कि कोई चीज़ें होंगी जिनसे आप महसूस कर सकते हो कि बिजनेस के अंदर रिस्क के चांसेस हो रहे हैं, या कि रिस्क आ सकता है इन चीज़ों की वजह से, चाहे वो क्लाइमेट की वजह से हो अपना, चाहे वो आपके बिजनेस के ऑपरेशंस की वजह से हो। तो इन चीज़ों को आप पहले से बस थोड़ी सी क्या होता है सावधानी बरतना जैसे बोलते हो आप, वो चीज़ कर सकते हो यहाँ पर। और फाइनेंशियल रिस्क में क्या करोगे आप, A firm which is entirely financed by equity will have almost no financial risk। देखो फाइनेंशियल रिस्क होता है किसकी वजह से, आपका डेप्ट की वजह से होता है। अगर कंपनी में डेप्ट ही नहीं है, सारा का सारा इक्विटी है, तो कोई फाइनेंशियल रिस्क भी नहीं होगा, यानी कि जब डेप्ट नहीं है तो फाइनेंशियल रिस्क भी नहीं है आपका। तो कोई भी कंपनी जो टोटली इक्विटी में खेल रही है उसमें कोई फाइनेंशियल रिस्क ही नहीं रहेगा, सिर्फ आपका। अब देखो ये पॉइंट ऐसे पॉइंट निकल कर आपके क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके, कि अगर कोई कंपनी के अंदर इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं सारे के सारे, या फिर कोई कंपनी फाइनेंस सारा इक्विटी से फाइनेंस किया हुआ है कंपनी को, तो क्या वहाँ पर कौन सा रिस्क होगा, बिजनेस रिस्क होगा या फाइनेंशियल रिस्क होगा। तो उस केस में सिर्फ आपका बिजनेस रिस्क होगा, क्योंकि बिजनेस रिस्क तो हर एक बिजनेस में होगा आपका, और उस कंपनी में आपका फाइनेंशियल रिस्क यहाँ पर नहीं होगा, जस्ट बिकॉज देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ डेप्ट। डेप्ट वर्सेस इक्विटी फाइनेंसिंग।
अब देखो, फाइनेंसिंग अ बिजनेस थ्रू बोरोइंग इज चीपर देन यूजिंग इक्विटी। लोग यहाँ पर डेप्ट को ज़्यादा यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि जो डेप्ट को फाइनेंसिंग करना होता है वो ज़्यादा चीपर पड़ता है लोगों को रेदर देन इक्विटी। यानी कि इक्विटी, तुम सारा का सारा पैसा इक्विटी को लगाओगे तो वहाँ पर वो रिटर्न भी लेते हैं यहाँ पर, तो उसमें क्या होता है, जो आप डेप्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट दोगे वो कम पड़ता है, लेकिन इक्विटी के ऊपर इंटरेस्ट या फिर जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको देनी पड़ती है वो हाई होती है। इसलिए डेप्ट को यूज़ करना, डेप्ट से फाइनेंसिंग करना ईजी पड़ता है, चीपर पड़ता है आपका। बिकॉज क्यों बढ़ता है, देखो रीजन यहाँ पर दिया हुआ है, लैंडर्स रिक्वायर अ लोअर रेट ऑफ रिटर्न दैन द ऑर्डिनरी शेयरहोल्डर्स। क्योंकि शेयर होल्डर से जो लैंडर्स होते हैं वो लोअर रेट ऑफ रिटर्न लेते हैं, रिटर्न में कम पैसा लेते हैं दैन द शेयर होल्डर्स। डेप्ट फाइनेंशियल सिक्योरिटीज प्रेजेंट अ लोअर रिस्क देन अदर। क्यों और लोअर पैसा क्यों लेते हैं? क्योंकि जो लैंडर्स होते हैं उनके पास रिस्क भी लोअर होता है, इसलिए वो रिटर्न में पैसा भी यहाँ पर कम लेते हैं। और वहीं पर अ प्रॉफिटेबल बिजनेस इफेक्टिवली पेज लेस फॉर डेप्ट कैपिटल देन इक्विटी फॉर अनदर रीजन। अगर ऑलरेडी कोई कंपनी प्रॉफिट में चल रही है तो लेंडर्स को तो वो उतना ही पैसा देगी जितना उसने लोन लिया और जितना इंटरेस्ट चल रहा है। लेकिन अगर यहीं पर वो उसकी जगह प्रॉफिट में जा रही है और इक्विटी लेगी, इक्विटी को अराइज कर रही है, फाइनेंस कर रही है, तो उसको तो सारा का सारा पैसा जितना भी प्रॉफिट होता है एट लास्ट में जितना बचता है उतना इक्विटी शेयर होल्डर्स को देना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि डेप्ट को ज़्यादा यूज़ करते हैं फाइनेंसिंग के लिए रेदर देन द इक्विटी। तो दीज आर द टू रीजंस कि यहाँ पर एक कंपनी जो है डेप्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस क्यों देती है। ये देखो, डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग लेवरेज एंड फाइनेंशियल लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज एसोसिएटेड विद इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी, क्योंकि ऑपरेटिंग जितने भी काम यहाँ पर होते हैं वो आपके कहाँ होते हैं, इन्वेस्टिंग कंपनी कहाँ पर पैसा लगा रही है, कहाँ से पैसा आ रहा है आपका बेसिकली, तो ये सारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से अराइज होते हैं ये ऑपरेटिंग लेवरेज। और जो फाइनेंशियल लेवरेज है वो आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज से अराइज होती है। ऑपरेटिंग लेवरेज कंसिडर ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। ये क्या होते हैं, आपके फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। एक चीज़ और, अगर आपकी कंपनी में फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है तो ऑपरेटिंग लेवरेज भी यहाँ पर अराइज नहीं होगा आपका, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट के बिना आप कोई भी ऑपरेशन नहीं कर सकते। क्या कोई फिक्स्ड कॉस्ट के बिना कंपनी में कोई काम हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। डेट्स वाई फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है तो ऑपरेटिंग लेवरेज भी नहीं होगी आपकी। और फाइनेंशियल लेवरेज कंसिस्ट ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। इट रिप्रेजेंट द एबिलिटी टू यूज फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि आपकी कंपनी की फिक्स कॉस्ट को ऑपरेट करने की एबिलिटी क्या है यहाँ पर। और ये क्या करती है, रिलेशनशिप बताती है आपका किसका, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स और अर्निंग पर शेयर। ये फॉर्मूला याद रखोगे आप ऑपरेटिंग लेवरेज का। सी से क्या है आपका, कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन अपॉन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और यहाँ पर क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अ परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट रिजल्टिंग फ्रॉम अ परसेंटेज चेंज इन द सेल्स, वही दिया हुआ है यहाँ पर। कंट्रीब्यूशन में इसलिए क्या होता है आपका, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ये तो फॉर्मूला एक्सप्लेन किया हुआ है। अब देखो, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज नॉट पॉसिबल व्हाइल द कंपनी इज ऑपरेटिंग लिवरेज। एक और चीज, हाँ इसको याद रखोगे, ऑपरेटिंग लिवरेज के अंदर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी आपकी यहाँ पर पॉसिबल नहीं होती है, जबकि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को आप ऑपरेटिंग यानी कि फाइनेंशियल लेवरेज के अंदर यूज कर सकते हो। आगे आएगा कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बेसिकली होता क्या है आपका। ऑपरेटिंग लिवरेज डिपेंड्स अपॉन फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। इन दोनों कॉस्ट के ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि आपको ऑपरेशन करने के लिए बिजनेस के अंदर ये दोनों कॉस्ट चाहिए होते हैं यहाँ पर। और जो आपके फाइनेंशियल लेवरेज है वो किस पे डिपेंड होते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स पे होते हैं। टैक्स रेट एंड इंटरेस्ट रेट विल नॉट अफेक्ट द ऑपरेटिंग लेवरेज। टैक्स रेट, इंटरेस्ट रेट, इनसे आपके ऑपरेटिंग लेवरेज पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल लेवरेज पर फर्क पड़ता है, क्योंकि टैक्स रेट से, इंटरेस्ट रेट से, हर चीज़ से फाइनेंशियल, क्योंकि पैसा है, पैसे पर टैक्स भी लगेगा, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो फर्क भी पड़ेगा आपका। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ऑपरेटिंग लेवरेजेस एंड फाइनेंशियल लेवरेजेस। ये इंपॉर्टेंट है आपका। ये तो वही चीज़ है जो आपके डेफिनेट उसमें एक्सप्लेन की हुई है। ये फॉर्मूला इनको याद रख लेना, इनके फॉर्मूले काम आ जाएंगे आपको। ऑपरेटिंग लेवरेज, कंट्रीब्यूशन, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और फिर कंट्रीब्यूशन कैसे निकालोगे, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अगर इसी में से आपने फिक्स कॉस्ट भी निकाल दी तो आपका जाएगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ब्रेक इवन एनालिसिस, देखो ब्रेक इवन वैसे तो अगर इकोनॉमिक्स के टर्म में जाओ, ब्रेक इवन आपका वो वाला पॉइंट होता है जहाँ पर आपका नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन होती है। इसके अंदर क्या है, ब्रेक इवन एनालिसिस जनरली यूज्ड मेथड टू स्टडी द कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट। किसको कॉस्ट स्टडी करने का मेथड आपका है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। दिस टेक्निक कैन बी एक्सप्लेन इन टू वे, दो तरीकों से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं हम।
concerned with computing the break-even point at this point of production level sales there will be no profit no loss कि जो प्रोडक्शन का लेवल होता है यहाँ पर आपका नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि ना तो प्रॉफिट है ना लॉस है कंपनी का। और वो कब होता है, जब आपकी टोटल कॉस्ट इक्वल हो जाती है आपके टोटल सेल्स, यानी कि जितना आप सेल बेच रहे हो उतना ही आपका पैसा लग रहा है, यानी कि जितना पैसा लग रहा है उतना ही पैसा आ रहा है आपके पास। This technique is used to determine the possible profit loss at any given level of production or sales। यहाँ पे इसका फॉर्मूला कैसे निकाल दोगे, ब्रेक इवन पॉइंट्स का फिक्स कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन, यानी कि फिक्स कॉस्ट कितनी निकल रही है और आपकी कंट्रीब्यूशन कॉस्ट कितनी है आपकी पर यूनिट पे, ये निकालने के बाद आपका आ जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट। अच्छा, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखोगे। फर्म विद लेवरेज, अगर फर्म के पास लेवरेजेस हैं तो उसका जो ब्रेक इवन पॉइंट होएगा वो हाई रहेगा। अगर फर्म के पास लेवरेजेस नहीं है तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट लो रहेगा। फिक्स्ड कॉस्ट, हाई फिक्स्ड कॉस्ट हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, लो फिक्स्ड कॉस्ट लो डिग्री ऑफ, क्योंकि ऑपरेटिंग लेवरेज बिना फिक्स्ड कॉस्ट के आप एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। जितनी ज़्यादा फिक्स्ड कॉस्ट होगी उतनी ज़्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज की डिग्री होगी, जितनी कम फिक्स्ड कॉस्ट होगी उतनी ही कम आपकी ऑपरेटिंग लेवरेज की डिग्री होगी। ये तो दोबारा से यही है बस। अब देखो, अच्छा डिग्री है ये, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज क्या रहेगी आपकी। Degree of operating leverage defined as the firm's ability to use fixed operating costs to magnify the effect of change in sales or earning before interest tax। यानी कि जो एक कंपनी है आपकी, वो आपकी कंपनी के जितने भी फिक्स्ड कॉस्ट है उनको किस तरीके से यूज कर रही है कि जिसको यूज करने से आपकी सेल्स में और आपके EBIT में, यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं उनको यूज करने पर। तो उसी को निकालने की जो प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड योर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, जिसको आप कैसे निकालते हो, परसेंटेज चेंज इन EBIT परसेंटेज चेंज इन सेल। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, फॉर्मूला इसका दोनों याद रखने हैं आपको। अब देखो, अब पॉजिटिव डिग्री ऑफ लेवरेज यानी कि ऑपरेटिंग लेवरेज मीन द फर्म इज ऑपरेटिंग एट हायर लेवल देन द ब्रेक इवन लेवल, यानी कि जो फर्म है वो आपकी जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है उससे ऊपर परफॉर्म कर रही है, यानी कि उनको प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर। और क्या होगा, बोथ सेल एंड EBIT मूव्स इन अ सेल डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन कैसे होगा, सेल बढ़ रही है तो उनकी अर्निंग भी बढ़ रही है, सेल घटेगी तो उनकी अर्निंग भी घटेगी यहाँ पर। और नेगेटिव में क्या होगा, यहाँ पर ये डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज अगर कम है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, जो ब्रेक इवन पॉइंट होगा वो भी आपका लो रहेगा और EBIT नेगेटिव, यानी कि जो आपकी अर्निंग है वो क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। तो बेसिकली ऑपरेटिंग लेवरेज अगर पॉजिटिव है तो अच्छी बात है, नेगेटिव है तो बेकार बात है बेसिकली। ये फॉर्मूला है आपका, परसेंटेज चेंज इन EBIT परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू लिख लो, परसेंटेज चेंज इन सेल लिख लो। अच्छा, अब देखो एक और चीज, नो फिक्स्ड कॉस्ट, अगर फिक्स कॉस्ट ही नहीं है तो ऑपरेटिंग कॉस्ट भी आपकी नहीं हो सकती। हायर फिक्स कॉस्ट हायर ब्रेक इवन पॉइंट, हायर देन ब्रेक, अगर ब्रेक इवन लेवल से भी आपकी ऑपरेटिंग लेवरेज ऊपर चली गई तो इसका मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस की सिचुएशन नहीं थी यहाँ पर, ना प्रॉफिट था ना लॉस था, ऊपर जा रहा है तो प्रॉफिट ही बढ़ रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव है। अगर नीचे जा रहा है तो इसका मतलब लॉस बढ़ रहा है, यानी कि नेगेटिव हो गई आपकी। तो लोअर देन ब्रेक इवन लेवल पर नेगेटिव ऑपरेटिंग लेवरेज, हायर देन ब्रेक इवन लेवल पर पॉजिटिव ऑपरेटिंग लेवरेज। नाउ द फाइनेंशियल लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज क्या रहेगा आपकी, फाइनेंशियल लेवरेज में डिफाइंड एज द यूज ऑफ फंड्स विद द फिक्स्ड कॉस्ट इन ऑर्डर टू इंक्रीज अर्निंग पर शेयर, कि जो आप क्या करते हो अपने फंड्स को, जो फिक्स्ड कॉस्ट के साथ अपने फंड्स को यूज करते हो क्या करने के लिए, अपनी अर्निंग पर शेयर यानी कि EPS को इंक्रीज करने के लिए। इन अदर वर्ड्स इट इज द यूज ऑफ कंपनी फंड इन विद पेज इट लिमिटेड रिटर्न। Financial leverage involves the use of funds obtained at a fixed cost in hope of increasing the return to common stakeholders। एक ही बात बार बार, एक दो तीन लाइन में एक ही बात बोली गई है कि जो कंपनी होती है वो अपने फंड्स को अपने फिक्स कॉस्ट में इस तरीके से यूज करती है कि वो अपने अर्निंग पर शेयर को यहाँ पर इंक्रीज कर सके, जिसका फॉर्मूला होता है आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में अर्निंग बिफोर टैक्स। वहां पर बस आपका सेल आ गया था, यहाँ पर आपका EBT आ गया है, इतना डिफरेंस है फॉर्मूले के अंदर आपका। डिग्री कैसे निकाल लोगे, अब डिग्री का फॉर्मूला यही हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर परसेंटेज चेंज इन EBIT, ये EPS, अब ये निकाल लोगे आप। अब देखो, अब पॉजिटिव डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका ऑपरेटिंग है वो आपकी हायर लेवल ब्रेक इवन पॉइंट और EBIT एंड EPS मूव इन द सेम डायरेक्शन, आपका यहाँ पर सेम चीज रहेगी। वहां पर आपका सेल और अर्निंग EBIT आ गया था, यहाँ पर EBIT सेल की जगह EPS आ गया है, बहुत सेम डायरेक्शन। अगर नेगेटिव है यहाँ पर तो इसका मतलब लोअर देन ब्रेक इवन पॉइंट है और EPS क्या है आपका नेगेटिव। वहां पर आपका क्या था, सेल नेगेटिव था, यहाँ पर EPS को बस सेल से आपने क्या करना है, रिप्लेस करना है, बाकी सारा का सारा सेम है आपका।
अब यहाँ पर भी ये चीज़ होगी, अगर कोई भी फाइनेंशियल कॉस्ट नहीं है तो फाइनेंशियल लेवरेज कहाँ से आएगी, फाइनेंशियल कॉस्ट हाई है तो हाई फाइनेंशियल लेवरेज होगी। EBIT अगर आपका ब्रेक इवन पॉइंट फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट से हाई है तो हाई पॉजिटिव है, अगर लो है तो आपका नेगेटिव है, सेम। अच्छा हाँ, ये वाला देखो आप, फाइनेंशियल लेवरेज एज अ डबल एज स्वॉर्ड। इसका क्या मतलब हुआ आपका, on one hand, when cost of fixed cost fund is less than the return on investment, financial leverage will help to increase return on equity and EPS. अगर आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट फंड है वो आपका कम है, किससे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से। इसका मतलब क्या होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपकी ज़्यादा है लेकिन जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है वो आपकी कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके लिए बेनिफिट है, जिससे क्या होगा, आपकी जो अर्निंग पर शेयर है और जो आपका इक्विटी के ऊपर जो रिटर्न आएगा वो क्या हो गया, आपका इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। और यहाँ पर द फर्म विल ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम द सेविंग ऑफ टैक्स। अब देखो इससे क्या होगा, टैक्स टैक्स बचाओगे आप। इंटरेस्ट ऑन डेप्ट बचेगा आपका। हाउएवर व्हेन कॉस्ट ऑफ डेप्ट विल बी मोर देन द रिटर्न इट विल बी इफेक्ट। अगर आपका यही चीज आपकी ज्यादा है तो यहाँ पर क्या होगा, आपका EPS यहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर बढ़ रहा था यहाँ पर घट जाएगा आपका। सिंपल कि अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो आपका EPS बढ़ेगा, आपका रिटर्न ऑन इक्विटी भी बढ़ेगा। अगर ये कम है तो EPS आपका गिरेगा और क्या गिरेगा, आपका रिटर्न ऑन इक्विटी भी आपका गिर जाएगा। ये बोला हुआ है फॉर्मूले के अंदर बस। अगर देखो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है इंटरेस्ट से तो यानी कि फेवरेबल एडवांटेज है आपके लिए। अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है आपका तो अनफेवरेबल यानी कि डिसएडवांटेज है, और बराबर है तो यानी कि नेदर एडवांटेज नेदर डिसएडवांटेज। तो यही होता है आपका डबल एज स्वॉर्ड, जिसको आप बोलते हो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट के बीच का जो रिलेशन होता है, दैट इज नोन एज योर डबल एज स्वॉर्ड। के थ्रू आपको पता चलता है कि आपकी जो कंपनी है वो इस टाइम पर फेवरेबल में है आपके, या अनफेवरेबल में है, या फिर न्यूट्रल है। अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अच्छा कमा रहे हैं तो फेवरेबल है, कम कमा रहे हैं तो अनफेवरेबल है, और बराबर है तो न्यूट्रल है। कंबाइंड लेवरेज बेसिकली क्या होता है, जिसके अंदर आपने फिक्स्ड कॉस्ट और अपने फाइनेंशियल उसको दोनों को आप क्या करते हो, फिक्स्ड कॉस्ट और डेब्ट को दोनों को यूज कर लेते हो आप। यानी कि पोटेंशियल टू यूज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट बोथ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लेवरेज विच मैग्नीफाई द इफेक्ट ऑफ सेल्स वॉल्यूम चेंज ऑन द अर्निंग पर शेयर ऑफ द फर्म। यानी कि आपने क्या करा, ऑपरेटिंग लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज को दोनों को कंबाइन कर दोगे जब आप, तो वो हो जाएगा आपका कंबाइंड लेवरेज। अब देखो ये वाला फॉर्मूला आपका ऑपरेटिंग लेवरेज का है, ये वाला फॉर्मूला आपका फाइनेंशियल लेवरेज का है। ये दोनों कट गए, आपका फॉर्मूला बच गया आपका C अपॉन में EBT, यानी कि कंट्रीब्यूशन अपॉन में अर्निंग बिफोर टैक्स। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज वही चीज कर दोगे आप यहाँ पर, परसेंटेज चेंज इन EBIT, परसेंटेज चेंज इन सेल, परसेंटेज चेंज इन सेल, EPS, परसेंटेज चेंज इन सेल, वही फॉर्मूला जाएगा बस इसके साथ। अब आपने जो याद करने हैं, हर तीनों सिचुएशन में ये तीनों डब्बे याद करने हैं आपने। नो फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट, नो फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट। देखो जो कंबाइंड लेवरेज है वो आपकी ऑपरेटिंग लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज को मिलकर बनती है। इसके लिए फिक्स कॉस्ट चाहिए, इसके लिए आपको बेसिकली डेप्ट चाहिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पर दोनों ही नहीं है तो आपकी फाइनेंशियल जो कंबाइंड को लेवरेज है वो भी नहीं होगी आपकी। हायर फिक्स्ड कॉस्ट है तो हायर कंबाइंड लेवरेज होगी। सेल्स लेवल हायर, अगर सेल्स का जो लेवल है वो हायर देन ब्रेक इवन है तो पॉजिटिव कंबाइंड लेवरेज, लोअर है तो आपका नेगेटिव कंबाइंड लेवरेज। अच्छा देखो ये इंपॉर्टेंट है आपका, कौन सी सिचुएशन बेस्ट होती है आपकी। अगर ऑपरेटिंग लेवरेज हाई है और फाइनेंशियल लेवरेज दोनों हाई है तो इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन क्या है, बहुत ज़्यादा डेंजरस पॉलिसी है जो हमें क्या करना है, अवॉइड करना चाहिए। हमें दोनों हाई हाई नहीं चाहिए, ऐसे ही हमें दोनों लो लो भी नहीं चाहिए। अगर दोनों ही आपके लो है तो ये क्या है, कॉशियस पॉलिसी है जिसको नॉट अज्यूम। इसके आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप जिसको एज्यूम नहीं कर पाओगे आप बेसिकली, तो ये भी बेनिफिशियल नहीं है आपके लिए। अगर ऑपरेटिंग लेवरेज हाई है आपकी, फाइनेंशियल लेवरेज लो है, तो ये क्या है, एडवर्स इफेक्ट देगी आपको, क्योंकि ऑपरेटिंग लेवरेज वर टेकन केयर ऑफ बाय हैविंग लो फाइनेंशियल लेवरेज। क्योंकि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपने क्या कर सकते हो, ऑपरेटिंग लेवरेज को आप कैसे मेंटेन करोगे। यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, कंपनी के अंदर तो सबसे ज़्यादा रोल ही आपके पैसे का होता है, इसलिए हमेशा फाइनेंशियल लेवरेज हाई होना चाहिए, ऑपरेटिंग लेवरेज कम होना चाहिए। क्योंकि दैट्स वाई ये कॉम्बिनेशन क्या होता है, आपकी एक आइडियल सिचुएशन होती है। द कंपनी कैन फॉलो एग्रेसिव डेप्ट पॉलिसी,
आइडियल सिचुएशन क्या होगी भाई, आपके पास कंपनी के अंदर जितना ज़्यादा आपके पास पैसा होगा, उतना ही ज़्यादा तो आप फिक्स्ड कॉस्ट लगा सकते हो, वेरिएबल कॉस्ट लगा सकते हो, उतनी ज़्यादा अपनी सेल को बढ़ा सकते हो, आप अपने रेवेन्यू को जनरेट कर सकते हो। कोई भी काम करने के लिए पैसा ही चाहिए, तो ऑपरेटिंग लेवरेज में सारे क्या होते हैं, आपके ऑपरेशंस होते हैं, जिसके लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। अगर फाइनेंशियल लेवरेज ही नहीं होगा तो ऑपरेटिंग लेवरेज तो अपने आप में ही एग्जिस्ट नहीं कर सकता यहाँ पर। दैट्स वाई दिस इज द आइडियल सिचुएशन वेयर फाइनेंशियल लेवरेज इज हाई एंड द ऑपरेटिंग leverage is low. If you like this video, then don't forget to like, comment, share and subscribe my channel Bright Aspirants.